हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के महा महान्यायवादी और शॉर्टकट में बोला जाता है CAG, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक पार्ट है, जो आगे हम साझा कर रहे हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये देखिए दोस्तों, यहाँ से भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी एंटोनी जनरल ऑफ द इंडिया के पद का प्रावधान किया गया है। यहाँ से देखते हैं, महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि के स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति को समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों से सुनवाई का अधिकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में शामिल होने का अधिकार हो, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तहत सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165(1) के अनुसार प्रत्येक राज्यों का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्य सरकार को कानून विषय पर परामर्श दे सकता है। वह राज्य सरकार का प्रमुख विधिक सलाह होता है। वह राज्यपाल की पद धारण करता है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रण महालेखा परिषद होगा, जिसमें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तथा यह अपने पद से केवल उसी रीति अथवा अधिकारों से हटाया गया जिससे रीति एवं अधिकारों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सके। तो यही है। फर्स्ट नंबर यहाँ से देखते हैं हम लोग। यहाँ से संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुष्व्यवहार या अयोग्यता पर परामर्श पारित कर इसे पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपने पद पर न रह जाए के पश्चात भारत सरकार के अन्य राज्यों की सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष तथा 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होगा। नेक्स्ट देखिए,
इसको लोक लेखा समिति का आँख व कान कहा जाता है। अनुच्छेद 151(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा के संघ के लेखकों संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो कि संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। अनुच्छेद 151(2) के अनुसार नियंत्रक महालेखा के किसी भी राज्य के लोगों को संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसको राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया जाएगा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परिषद भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होगा। संसद द्वारा महालेखा परिषद एवं कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावित बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हम लोग। इस अधिनियम को 1976 के सरकार के लोक लेखा समिति को अलग करते हुए संशोधित किया गया था। नियंत्रक महालेखा परिषद राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विनियोग लेखा पर लेख परीक्षक रिपोर्ट, वित्तीय लेखाओं पर परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपकरणों पर लेखा रिपोर्ट करती है। राष्ट्रपति इनको संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखवाता है। इन सब उपरांत लोकसेवा समिति इनकी जांच करती है, इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। तो थैंक्स दोस्तों। CAG का कैग का हम वरीयता अनुक्रमण का डिस्कशन करेंगे, जो क्या क्या फॉलो करते हैं, तो हम देखते रहिए इसी तरह। तो थैंक्स दोस्तों, आप लोग पूरा शुरू से अंत तक देखिए। तो ये है वरीयता के अनुसार केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के पद क्रम से संबंधित हैं। इसका प्रयोग राजनीतिक समारोह के अवसर पर किया जाता है तथा सरकार के दैनिक कार्य में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। 26 जुलाई 1979 को इससे संबंधित अधिसूचित जारी किया गया था कि वर्तमान वरीयता अनुक्रम इसी प्रकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में और भूतपूर्व राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्र के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में हो। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ से डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। तो ये देखते हैं। तो 7(3) के बाद भारत के रत्न से संबंधित व्यक्ति भारत स्थित विदेशों के साधारण और पूर्णाधिकारिक राजपूत तथा राजमंडल देशों के उत्तराधिकारी और राज्यों के राज्यपाल और अपने राज्यों के
बाहर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर, और ये उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और का संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यसभा के उप सभापति, लोकसभा का उपाध्यक्ष और नियोजन आयोग के सदस्य और राज्यों के उप मुख्यमंत्री, केंद्र के राज्य मंत्री एवं रक्षा मंत्रालय में रक्षा मामले के लिए कोई अन्य मंत्री, भारत सरकार के महान्यायवादी, कैबिनेट सचिव, उप राज्यपाल अपने संघ शैक्षिक क्षेत्र से, और जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेना अध्यक्ष। तो थैंक्स दोस्तों, आप लोगों को गुड एग्जाम में स्वागत है, और गुड एग्जाम में परिवार बनने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक्स दोस्तों, आई लव यू, टेक केयर।